अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ परीज़ात पार्ट 15। यकीनन कबीर ख़ान अदनान के पीछे गया था ताकि मौका पाकर उसे ख़त्म कर दे। मैंने कांपते हाथों से कबीर का नंबर डायल किया। घंटी बजती रही मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जल्दी से दोबारा नंबर मिलाया। मेरे अंदर समंदर की तेज़ लहरों जैसा जोश था, ठाठे मार रहा था। फ़ोन उठाओ कबीर ख़ान, वरना आज हम दोनों के हाथों एक गुनाह कबीरा सरजद हो जाएगा। फ़ोन उठाओ कबीर, फ़ोन उठाओ, खुदा के लिए फ़ोन उठाओ। मैंने खुद कलामी करते हुए 5वीं मरतबा कबीर का नंबर डायल किया। तीसरी घंटी पर उसने फ़ोन उठाया। मेरी आवाज़ काँप गई। तुम कहाँ हो कबीर ख़ान, जल्दी वापस लौट आओ। दूसरी जानिब ट्रैफिक का बहुत शोर था। हम शिकार के पीछे आया है साहब, तुम फ़िक्र मत करो, वो इस वक्त ठीक हमारा निशाने पर है। मैंने चीख कर कहा, नहीं कबीर ख़ान, ऐसी गलती मत करना। मेरा हुक्म है कि फ़ौरन वापस आ जाओ। दूसरी जानिब कबीर को मेरी आवाज़ ठीक सुनाई नहीं दी। बहुत शोर है साहब, हम काम ख़त्म करते ही वापस आएगा। वो लड़का दूसरी गाड़ी में हमारा निशाने पर है, बस 1 मिनट और। कबीर की आवाज़ कट गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सारी पार्किंग मेरी आवाज़ से गूंज उठी। तुम इस लड़के को नहीं मारोगे कबीर ख़ान, ये मेरा हुक्म है। मेरी आवाज़ दरमियान ही में घुटकर रह गई। दूसरी जानिब के शोर में मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। शायद किसी ने फायरिंग किया था। मेरे हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। मैं सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ अंधेरा सा छा गया। फिर अचानक मुझे यूँ लगा जैसे करीब पड़े मेरे सेलफ़ोन से अभी तक कबीर ख़ान की आवाज़ आ रही हो। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ वही था। क्या हुआ साहब? इस तरफ बहुत शोर था। अभी बोलो। मैंने चिल्लाकर कबीर से पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया कबीर? नहीं साहब, इधर सिग्नल पर वो बिल्कुल निशाने पर था, मगर चौक पर कोई हादसा हो गया और इसलिए रश जमा हो गया। मगर हम उसके पीछे हैं, एक सुनसान सड़क पर। मेरी आवाज़ बैठ गई। नहीं कबीर ख़ान नहीं, तुम वापस आ जाओ। कबीर ने एहतजाज किया। मगर साहब, मैंने गुस्से से चीख कर कहा, ये मेरा हुक्म है, फ़ौरन वापस चले आओ। ठीक है साहब, ठीक है। कबीर ने फ़ोन काट दिया। मैं इस तरह गहरे गहरे सांस ले रहा था जैसे मीलों दूर से भाग कर आया हूँ। फिर मुझसे वहाँ ठहरा नहीं गया और मैं घर वापस लौट आया। खुद को कमरे में बंद करके अंधेरों के हवाले कर दिया। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी बाजी हार आया था। कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। मेरा जी चाह रहा था कि मैं तिजोरियों में भरी अपनी सारी दौलत को इस आलीशान घर के सहन में जमा करके अपने हर असासे समेत जलाकर राख कर दूँ, आग लगा दूँ इस सारी जायदाद और शान शौकत को। किस काम का था ये सब कुछ? इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी मेरे दिल का दामन आज भी उसी परिजात की तरह तहे दस्त और खाली था, जो कभी इसी शहर के कच्चे मकान में रहा करता था। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल की वीरान खाली बस्तियां मुकद्दरों से बसा करती हैं, और मेरे नसीब में मेरे मन की यही सूनी हवेली ही लिखी थी। लेकिन अब मैं अपने इस दुश्मन दिल की मज़ीद किसी चाल में आने वाला नहीं था। बहुत मनमानियाँ कर चुका था ये, अपनी बड़ी ज़िल्लत और ख्वारी उठाई थी आज तक मैंने इस दिल के कहने से। मैं आकर मगर अब इस वहशी दिल को सज़ा देने का वक्त आ चुका था, और मुझ जैसे दिल जले जब खुद को सज़ा देने आते हैं तो बड़ी सज़ा सख्त हो जाती है। अगले रोज़ मैंने एक पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए कुछ अहम फ़ैसले किए। अपने तमाम फैले हुए कारोबार और अमले को एक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम करके सब के हिस्से मुकर्रर कर दिए। मेरी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर पॉल की प्लास्टिक सर्जरी के इदारे को जाता था। मैंने डॉक्टर पॉल को एक आखिरी ईमेल लिखी, मोहतरम डॉक्टर पॉल, मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि आप ही के इदारे के तारुफ़ी सत्र के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली कि चेहरे बदले जा सकते हैं, तकदीरें नहीं। और मुझे शायद इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ कि मुझे अपनी तकदीर बदलने की ज़रूरत है, चेहरा बदलने से कुछ कहीं ज़्यादा थी। मगर अफसोस, मैं किसी ऐसे इदारे को नहीं जानता जो अल्लाह से सिफारिश करके मेरी तकदीर बदल डालता। मेरे इदारे की आमदनी से एक बहुत बड़ा हिस्सा हर माह आपके इदारे को मिलता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये रकम उन लोगों के मुफ्त में इलाज पर सर्फ कीजिएगा जो अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं मगर इसकी अताअत नहीं रखते। मेरी आमदनी का दूसरा बड़ा हिस्सा मेरे अपने मुल्क में
ऐसे प्लास्टिक सर्जरी के इदारे को जाएगा जो यहाँ के नादार मरीजों के चेहरों का इलाज करेंगे और पूरी सहूलियत ना होने की सूरत में ऐसे लोगों को आपके इदारे तक पहुँचाएंगे। मेरा स्टाफ आपके इदारे को यहाँ के इदारों से मुंसलिक करवा देगा। ये मेरी आखिरी ईमेल है, क्योंकि इसके बाद मैं ख़ुद को इस दुनिया की भीड़ में कहीं गुम कर दूँगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जिसके लिए मैं अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर उसे खुशनुमा बनाना चाहता था, वो कभी मेरे इस चेहरे को देखे और इसकी आंखों में मेरे लिए हक़ारत या हमदर्दी की वो लहर पैदा हो जो अज़ल से मेरा मुक़द्दर है। और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो लम्हा मेरे लिए मौत की अज़ियत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। मैंने सारी दुनिया की नज़रें झेल ली, मगर उसकी एक नज़र को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ गो फरीज़ाद। शाम तक सारे कागजात तैयार हो चुके थे। कमाली समेत चंद दिगर सीनियर और वफादार अमले के अरकान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया गया। मेरे बहन भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अमले समेत सभी के लिए माहाना मशाहरे के अलावा हिस्से के तौर पर एक मामूल रकम मखसूस कर दी गई। मैंने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि मेरे जाने के बाद भी सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहे। जब कमाली को मैंने रात गए तलब करके सारी तफसीलात से आगाह किया तो वो एकदम घबरा सा गया। मगर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? और माफ़ कीजिएगा सर, ये पावर ऑफ अटर्नी से कहीं ज़्यादा कोई वसीयतनामा लगता है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। स्टाफ से ये सब कुछ अकेले नहीं संभलेगा सर। मैंने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, सब यूं ही चलता रहेगा और मैं कहीं नहीं जा रहा। बस अचानक कुछ ज़रूरी मसाइल पेश आ गए हैं, इसलिए कुछ अरसा शायद गैर हाजिर रहूँगा। और याद रहे, मेरे कहीं जाने तक ये कागज़ तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रहेगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये भरम ज़रूर कायम रखोगे। कमाली की पलकें भीग गई। मैं आखिरी सांस तक आपका हर भरम निभाऊंगा सर, मगर ये तो बता दे कि आप जा कहाँ रहे हैं? कभी आपसे रब्ता करना हो तो कैसे किया जाए? फ़िलहाल तो मेरा ख़ुद अपने आप से रब्ता भी मुमकिन नहीं है। कमाली, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मुतला कर सकूँ। अब तुम जाओ। और हाँ, कबीर खान का ख़ास ख्याल रखना, ऐसे वफ़ादार बहुत नायाब होते हैं। कमाली अफसरदा सा दिल में बहुत सी बातें लिए लौट गया। कुछ देर में कबीर खान आ गया। वो कुछ चुप सा था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मुझसे अभी तक नाराज़ हो कबीर खान? कबीर ने जल्दी से कानों को हाथ लगाया। नहीं साहब, हम तो आपका ग़ुलाम है, मगर आपने इस डॉक्टर को माफ़ करके अच्छा नहीं किया। दुश्मन पर रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसका वक्त आएगा तो वह आप पर रहम नहीं करेगा। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम ठीक कहते हो कबीर खान, मगर मोहब्बत शायद हमें बुज़दिल बना देती है। कभी कभी मोहब्बत में हम ऐसे लोगों को बख्श देते हैं जो हमारे कत्ल का बाज़ बन जाते हैं, और इस जंगल नुमा दुनिया का बस यही तो कानून है। मार दो या फिर खुद मर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने खुद को मार दिया है कबीर खान। कबीर सर झुकाए वापस चला गया। अगले 2 दिन भी पर लगाकर उड़ गए और फिर अदनान और एनी का अमेरिका की रवानगी का दिन भी आ गया। वो दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। एनी की अब भी यही ज़िद थी, मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चले। 3-4 हफ्ते में सारे टेस्ट हो जाएंगे और फिर ऑपरेशन के बाद हम सब इकट्ठे वापस आ जाएंगे। कितना मज़ा आएगा जब हम तीनों वहाँ एक साथ होंगे, वरना ये अदनान तो अपनी बोरिंग बातों से मेरा सर खा जाएगा। इतने बहुत से दिन। मैंने वादा किया तुम लोग पहुँचो, मैं बहुत जल्दी वापस वहाँ आने की कोशिश करूँगा। यहाँ पीछे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अदनान ने सर हिलाया। कोशिश नहीं जनाब, आपको इस बिल्ली के ऑपरेशन से पहले हर हाल में पहुँचना ही होगा। इसे अकेले बर्दाश्त करना खुद मेरे बस की बात भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपकी मौजूदगी में काफ़ी सोबर बर्ताव करती है। एनी ने उसे घूरा। बको मत परिजात जानते हैं कि मैं कितनी सोबर और वेल मैनर्स हूँ। तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं है इन्हें। इतने में अंदर से इनकी फ़्लाइट का ऐलान होने लगा। मैंने उन दोनों को रुखसत किया। ठीक है बाबा, तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो, चलो अब देर ना करो, फ़्लाइट का ऐलान हो गया है। एनी जाते जाते एक लम्हे के लिए पलटी। मेरा दिल बेकाबू होने लगा। वो मेरा सब कुछ लूट कर अपने साथ ले जा रही थी। उसकी आंखें भी भीग रही थी। परिजात, वक्त पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मैं वहां रोज़ाना आपको बहुत याद करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी आवाज़ कपकपा सी गई। मुझे यूँ लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर बहुत ज़ोर से मसल डाला हो। तुम भी हमेशा मेरी यादों में रहोगी मेरी प्यारी आरजे। अलविदा।
वो एक लम्हा रुकी और पलटकर अंदर लाउंज की जानिब बढ़ गई। मैं बहुत देर तक उसे लोगों की भीड़ में गुम होता देखता रहा। अपनी ज़िंदगी के खुद से कदम ब कदम दूर जाने का ये नज़ारा शायद दुनिया में मुझसे पहले किसी बदनसीब ने ना किया होगा। एनी चली गई। मैं जहाज़ की उड़ान भरने की अनाउंसमेंट तक वहीं बैठा रहा। लोहे और चंडीगढ़ धातुओं का बना हुआ एक व्हीकल हवाई जहाज़ मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर बहुत दूर उड़ान भर गया। घर वापस लौटा। आधी रात ढल चुकी थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी निकाले, मगर कबीर खान को इत्तला ना करे। मुझे शायद कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़े। घंटा 2 घंटा बैठकर मैंने रोज़मर्रा और माहाना खर्चों के कुछ चेक्स पर दस्तखत किए और कमाली के नाम एक ख़त में सारे मामलात की तफसील लिख डाली। फजर से कुछ देर कबल मैं तन्हा घर से बाहर निकल गया और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। एनी के जाने के बाद मेरा दिल और दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न से हो गए थे। मैं चल फिर रहा था, सांस ले रहा था, मगर जिंदा नहीं था। पता नहीं सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी की शर्त क्यों ठहराई गई है। जीवन तो इससे कहीं बढ़कर और कहीं रुस्वा है। ड्राइवर को बाहर इंतज़ार करते छोड़कर मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो कोई गाड़ी रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने बिना सोचे समझे आखिरी स्टेशन का टिकट लिया और दर्जाबंदी के एहतमाम के लिए की फ़िक्र किए बगैर पहली बोगी में सवार होकर एक खाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन ने सीटी बजाई और प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, मगर यादें दिमाग का प्लेटफॉर्म भला कब छोड़ती है। ट्रेन स्टेशन दर स्टेशन होती जाने कहाँ चली जा रही थी। लोग डब्बे में सवार होते और अपनी मंजिल आने पर उतरते रहे, मगर मेरी मंजिल कहाँ थी मैं भी नहीं जानता था। 2 दिन बाद ट्रेन किसी बड़े जंक्शन पर आकर खड़ी हो गई और सभी मुसाफिर उतर गए। पता चला कि ये आखिरी स्टेशन है। अब अगले दिन यही ट्रेन यहाँ से वापस मेरे शहर तक जाएगी। काश ये ट्रेन तमाम उम्र यूं ही चलती रहती, आगे बढ़ती रहती और इसका कोई आखिरी स्टेशन ना आता। कितना नादान था मैं। क्या सोचकर ट्रेन में आ बैठा था कि मेरे बकिया तमाम उम्र का सफ़र इसी ट्रेन में कट जाएगा। जब तीसरी बार ट्रेन के अमले ने मुझे आकर ये बताया कि ये गाड़ी अब आगे कहीं नहीं जाएगी, तो मैं नीचे उतर आया और कुछ फासले पर बिछे लकड़ी के एक पुराने से बेंच पर जाकर बैठ गया। दुनिया के सारे रेलवे स्टेशन शायद एक से ही होते हैं। नासाज ठीक ही कहता था, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। यहाँ पर मौजूद सभी मुसाफिर कोई ना कोई मंजिल और मकसद सफ़र रखते थे। हर किसी को कहीं जाने की जल्दी थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द, भीड़ हुजूम और भात भात की बोलियाँ, उजलत ज़ादे राह और रास्तों की फ़िक्र, सभी किसी न किसी धुन में मगन थे। मगर मैं बेहिस्सा बैठा इत्मीनान से ये सब देखता रहा। शाम ढली और फिर गहरी रात ने डेरे डाल दिए। मेरे पीछे वहाँ घर में तूफ़ान आ चुका होगा। कई घंटे इंतज़ार के बाद मेरे वापस ना लौटने पर कबीर ने ज़रूर स्टेशन के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़े ड्राइवर से रब्ता किया होगा, या वो उससे भी पहले मेरी तलाश में निकल चुका होगा। और फिर जब इन लोगों ने मुझे स्टेशन पर नहीं पाया होगा तो घर में कोहराम मच गया होगा। कमाली को तो मेरे जाने का थोड़ा बहुत इल्म था, मगर कबीर टिक कर बैठने वाला नहीं था। वो ज़रूर मेरी तलाश में सब छोड़ छाड़ घर से निकल पड़ा होगा। कहीं वो दूसरी ट्रेन पकड़कर हर स्टेशन खोजता यहाँ तक भी पहुँचाया तो। मैं घबरा कर लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। घर से निकलते वक्त मेरे कोट की जेब में पड़े बटुए में बहुत से बड़े नोट अभी बाकी थे। मैंने टिकट घर से किसी दूसरी मुखालिफ सिमत जाती गाड़ी का एक और टिकट लिया और सुबह मुँह अंधेरे इस गाड़ी में सवार होकर फिर से डब्बे से बाहर की भागती दुनिया का नज़ारा शुरू कर दिया। मुझे अपने माजी, अपने दिल की हिमाकतों और अपनी पुरानी पहचान से कुछ ऐसी चिढ़ हो गई थी कि मैंने अगले कई दिनों तक इसी बेमकसद सफ़र को अपनी ज़ात खो देने का बहाना बना लिया। जहाँ गाड़ी रुक जाती, मैं वहाँ से किसी और जानिब का कोई टिकट लेकर किसी और गाड़ी में बैठ जाता। मुझे शहरों या बस्तियों के नामों से कोई गर्ज नहीं थी, ना ही मैंने इस अरसे में किसी रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर इस शहर, बस्ती या गांव को नज़र भर कर देखा। मैं तो बस चलते रहना चाहता था। मेरी शेव
दाढ़ी की सूरत इख्तियार करने लगी थी और मेरे कपड़े धूल और मिट्टी से गर्क हो चुके थे। मगर अब मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। जहाँ भूख या प्यास का एहसास सताता तो मैं उतर कर किसी प्लेटफॉर्म पर लगे नलके से पानी प्यास बुझा लेता और किसी ठेले वाले से कुछ लेकर खा लेता। मुझ पर एक अजीब सी हकीकत भी आश्कार हुई कि इसी 2 घूंट पानी और 4 लुक़्मों के लिए हम अपनी ज़िंदगियों को उम्र भर न जाने कैसे कैसे अज़ाब और जोखम में डाल रखते हैं, जबकि इन दोनों चीज़ों का हुसूल कभी इतनी ज़िंदगी का तलबगार नहीं होता जितनी ज़िंदगी हम इस भूख और प्यास के लिए गंवाते हैं। रफ्ता रफ्ता मेरी जेब में मौजूद रकम ख़त्म होने लगी और फिर एक दिन जब किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर मैंने जेब से टिकट लेने के लिए पैसे निकालना चाहे तो मेरे हाथों में सिर्फ चंद सिक्के आए। मैंने उलट पुलट कर सारी जेबें देख डाली मगर कुछ भी ना बचा था। मैं थका हारा सा स्टेशन से बाहर आ गया। दूर एक तांगे वाला दरख्त के साए में खड़ा अपने घोड़े को चारा डाल रहा था। मुझे देखकर जल्दी से मेरी जानिब लपका। कहाँ जाओगे बादशाह हो? इस इलाके के तो नहीं लगते। मैंने जेब में हाथ डालकर सारे सिक्के इसके हाथ पर रख दिए। जहाँ तक ये सिक्के ले जा सकते हैं ले चलो। इस बस्ती से परे किसी वीराने में तांगे वाले ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बस्ती से परे तो कब्रिस्तान है। ओह अच्छा, अब समझा, किसी बड़े बूढ़े की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए हो। आओ बैठ जाओ, मैं पहुंचा देता हूँ। मैं चुपचाप तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया और तांगे वाले ने कस्बे के बाहर ही से एक लंबा चक्कर काट कर एक बड़े से कब्रिस्तान की 4 दीवारी के बाहर तांगा रोक दिया। वापस जाओगे? मैं यहीं इंतज़ार करूं? मैं खाली जहन लिए नीचे उतर आया। नहीं, तुम जाओ, मैं देर तक यहाँ रुकूंगा। तांगे वाले के चेहरे पर एक बार फिर बहुत से सवाल उभरे मगर मेरा बेजार सा रवैया देखकर उसने मुझसे मज़ीद कोई बात नहीं की और चाबुक मारता तांगा मोड़ लिया और कुछ ही देर में वीरान सड़क के आसपास बिखरे खेतों में कहीं गुम हो गया। मैं कुछ देर तक यूं ही बाहर खड़ा सोचता रहा और फिर कब्रिस्तान के लकड़ी वाले बड़े गेट को ढकेल कर अंदर दाखिल हो गया। दूर दूर तक नई और पुरानी कब्रों का एक जाल सा बिछा था। मैं कब्रों के कुतबे और उन पर लिखे सने वफ़ात पढ़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ताज़ा कब्रों पर अगरबत्तियों के जले हुए टूटे और कुछ माश के दाने बिखरे हुए थे। मुरझाए हुए खुश्क फूलों की पत्तियां जा बजा बिखरी थी। जाने लोग मिट्टी में चले जाने वालों के लिए इतने फूल लेकर क्यों आते हैं। उसकी ज़िंदगी में इसे गुलाबों से क्यों नहीं निहारते। चलते चलते मैं थक गया तो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। एक अजीब सी खामोशी चारसू फैली हुई थी। इंसान की उम्र भर की फरियाद और चीखो पुकार का सिला बस यही एक खामोशी है। अचानक मेरे बहुत करीब एक करखत सी आवाज़ भरी, कौन है भाई तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने घबरा कर आँखें खोल दी। एक सख्त गिर सा हड्डियों के ढांचे नुमा बूढ़ा कमर पर हाथ रखे तना हुआ खड़ा मुझे घूर रहा था। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाया। दरअसल उसने कड़े तेवरों से मेरी तरफ देखा। कोई कब्र खुदवानी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस। उसने मुझे दोबारा सर से पैर तक गौर से देखा। अच्छा, मैं समझा डॉक्टरी के पढ़ाई वालों के लिए पुरानी कब्रों से हड्डियाँ चुराने आया है तू। पर कान खोल कर सुन ले, फ़कीरा नाम है मेरा। मेरे बाप दादा भी इसी कब्रिस्तान के गोरकन थे। खबरदार जो यहाँ से एक हड्डी भी इधर उधर की, हाँ, मेरे साथ सीधी तरह सौदा करेगा तो मैं खुद तेरे मतलब की हड्डियाँ तुझे बेच दूंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इस करखत तबीयत बूढ़े को कैसे समझाऊं कि वो मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं यहाँ मुर्दों की हड्डियाँ तलाश करने नहीं आया। थक गया था इसलिए कुछ देर कमर टिकाने के लिए रुक गया। फ़कीरे ने मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देखा। कहीं तो उस छोटे कब्रिस्तान के गोरकन सलामे का साथी तो नहीं? सच बता, किस इरादे से यहाँ आया था? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने सख्त लहजे में फ़कीरे को झाड़ दिया। तुम्हें एक बार की कही बात समझ नहीं आती क्या? मैं किसी सलामे को नहीं जानता और ना ही मेरा तुम्हारी कब्रों की इस जागीर पर कब्जा करने का कोई इरादा है। मैं मुसाफिर हूँ, बस राह भटक कर इस तरफ आ गया था। सोचा था शायद यहाँ कुछ सुकून मिल जाए, मगर यहाँ भी तुम जैसे व्यापारी ठेकेदार बैठे हुए हैं।
मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाए, पीछे से फ़कीरे की ढीली सी आवाज़ सुनाई दी, ज़रा रुक तो सही। मैंने पलटकर उसे देखा। माफ़ कर दे, दरअसल पिछले चंद दिनों से ये सारे गिद्ध मेरे कब्रिस्तान पर नज़रें जमाए बैठे हैं। एक आमिल को भी भेजा था लोगों को डराकर भगाने के लिए, इसलिए मैं समझा कि फिर इन्हीं की कोई शरारत होगी। नाम क्या है तेरा? इस इलाके का तो तू नहीं लगता। मुझे जल्दी में कोई दूसरा नाम नहीं सूझा। मैंने अपने पुराने ड्राइवर का नाम बता दिया। अकबर नाम है मेरा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बल्कि मैं कहीं कहीं का नहीं हूँ। ना घर बार है, ना कोई रिश्तेदार। बस यूं ही बस्ती बस्ती भटकता रहता हूँ। यहाँ भी भटकते हुए ही आ गया था। तुम नाराज़ होते हो तो यहाँ से भी चला जाता हूँ। फ़कीरा बिल्कुल ही नरम पड़ गया। ओह ठीक है, बस बस इतना गुस्सा नहीं करते। ऐसे ही गुस्से में कुछ ज़्यादा बक गया था मैं। तेरा जब तक जी चाहे यहाँ रह सकता है। आदमी तो तू मुझे भला मालूम होता है। रोटी खाएगा? मैंने जेबों में हाथ डालकर उन्हें उलट दिया। मेरे पास पैसे नहीं है। फ़कीरा ज़ोर से हंस पड़ा। ओए झल्ले, पैसे किसने मांगे हैं तुझसे? चल आजा, मेरी कोठरी यहीं इसी कब्रिस्तान में है। सुबह ही एक मुर्दा दफनाया था। उसके घर वाले मीठे चावलों की देग बांट गए थे। अभी बहुत से चावल पड़े हैं मेरे पास। मैं चुपचाप फ़कीरे के पीछे चल पड़ा। उसकी छोटी सी कुटिया में एक झलंगा सी चारपाई, कोने में पड़ी पाई कोने में पड़ी पानी की सुराही और ग्लास, और एक जानिब छोटी सी दीवार के पीछे बने बावर्ची खाना नुमा कोने में चंद पुराने सिल्वर के बर्तन पड़े थे। एक जानिब गेंती, बेलचा, कद्दाल, रस्सी और कब्र खोदने का दीगर सामान रखा हुआ था। फ़कीरे ने एक प्लेट में चावल डालकर मेरे सामने रख दिए और मुझे अपने बारे में बताता रहा कि वो यहाँ तन्हा रहता है, शादी उसने कभी की ही नहीं और मेरी तरह इसका भी कोई रिश्तेदार नहीं है। बातों बातों में शाम ढल गई और जब मैंने फ़कीरे की कुटिया से बाहर निकला तो रात ढल चुकी थी। मैंने फ़कीरे से रुखसत चाही तो उसने मुझसे पूछा, अब कहाँ जाएगा? पता नहीं, जहाँ ये रास्ता ले जाए। फ़कीरे ने चंद लम्हे सोचा और फिर मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। तू यहीं क्यों नहीं रह जाता? तेरा ठिकाना भी हो जाएगा और मेरा हाथ बटाने वाला भी मुझे मिल जाएगा। मैंने हैरत से उसे देखा। मगर मैं यहाँ क्या करूँगा? वो ज़ोर से हंसा। मेरी तरह कब्रें खोदेगा और क्या करेगा? मैंने हैरत से फ़कीरे की तरफ देखा। क्या? मैंने आज तक कभी कोई कब्र नहीं खोदी। फ़कीरा ज़ोर से हंसा। झूठ बोलता है तू। हम सब तो हर वक्त किसी न किसी की कब्र ही खोदते रहते हैं। फिक्र ना कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगा। मेहनत से जी तो नहीं चुराएगा? मैंने धीरे से जवाब दिया। अब मेरे पास चुराने के लिए कुछ नहीं है, जी भी नहीं। फ़कीरे ने सुनी अनसुनी कर दी। ठीक है, फिर आ जा। और तूने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? लगता है किसी गोरे अंग्रेज़ की कब्र से चुरा कर लाया है, या फिर लंदे लंदे बाजार का माल है। गोरकन ऐसे कपड़े नहीं पहनते। चल, क्या याद करेगा तू? मैं तुझे अपना एक जोड़ा दे दूंगा। कपड़े बदल कर आराम कर ले, सुबह बड़ा काम करना है। हम दोनों अंदर झोपड़ी में दाखिल हो गए। फ़कीरे ने किसी कोने में पड़े एक ट्रंक से एक बिस्तर नुमा गदेला और चादर निकाल कर मेरे हवाले कर दी। यहीं एक तरफ अपना बिस्तर डाल ले, और मैं रात को ज़रा देर से सोता हूँ। तेरी आँख लगे तो भले ही सो जाना। फ़कीरे ने अपनी जेब से एक मखसूस ब्रांड की बीड़ी टटोली और अपनी चारपाई के तकिए के नीचे से एक पुड़िया निकाली और कागज़ में लिपटी बहुत सी भूरे रंग की रॉड नुमा तीलियों में से एक चुनकर उसे अपनी हथेली पर रखकर रगड़ने लगा, और कुछ ही देर में वो इस तीली को एक छोटी सी गोली बनाने में कामयाब हो गया। फिर उसने वो गोली बीड़ी के तंबाकू में शामिल करके बीड़ी दोबारा जोड़कर सिलगाई। झोपड़ी में एक अजीब सी नागवार सी बू फैल गई। फ़कीरे ने ज़ोरदार तीसरा कश लगाया और धुआं फिज़ा में फैला कर बोला, कभी चरस पी है अकबर? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो ज़ोर से हंसा। अच्छा है ना, ना पिया कर, खून भी जला कर पी जाती है ये कमबख्त। ये मेरा इसके बिना गुजारा ही नहीं होता। कब्रिस्तान की रातें बड़ी काली और लंबी होती है। सच बताऊं तो जवानी में मुझे यहाँ अकेले रहते बड़ा डर सा लगता था। बस उन्हीं दिनों में ये लत लग गई। फ़कीरा सारी रात न जाने क्या कुछ बड़बड़ाता रहा और मैं चुपचाप उसकी राम कहानी सुनता रहा। शायद इससे बहुत दिनों के बाद कोई सुनने वाला मिला था। फिर न जाने रात के किसी पहर मेरी उसकी आंख लग गई। जब तक वो बोलता रहा मेरा ध्यान बटा रहा, मगर खामोशी होते ही मेरे अंदर छुपे कई आसेब और अफरियत मुझे सालम निगलने के लिए अंधेरे में मेरे सामने आ खड़े हुए।
मुझे घर छोड़े महीना भर होने को आया था। अब तक तो उन्होंने थक हार कर मेरी खोज ख़त्म कर दी होगी। वहाँ न्यूयॉर्क में एनी की तमाम टेस्ट हो चुके होंगे और शायद आजकल में इसका ऑपरेशन भी होने वाला होगा। वो मुझे ऐन वक्त पर वहाँ ना पाकर कितनी मायूस हुई होगी, मगर ये मायूसी यकीनन उस मायूसी से कहीं कम होगी जो आंखें मिलने के बाद उसे मुझे देखकर होती। अदनान ने ज़रूर से समझा बुझाकर ऑपरेशन पर राज़ी कर लिया होगा। कितनी खुश होगी वो जब पहली बार बरसों बाद इस दुनिया के रंगों को अपनी खूबसूरत आंखों से देखेगी। सारी रात कब्रिस्तान मैं बाहर कब्रिस्तान के वीराने से गीदड़ों कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रही और फ़कीरा बेसुध पड़ा खर्राटे लेता रहा। वहाँ मेरे आसपास सभी तो सो रहे थे, कुछ अपनी अपनी कब्रों में और फ़कीरा अपनी चारपाई पर। बस एक मैं ही था जिसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो फ़कीरा अपने औजार उठाकर मेरे साथ कुटिया से बाहर निकल आया। उसने आसपास फिर कर नई कब्र के लिए जगह मुंतखब की और फिर किसी बूढ़े गिद्ध की तरह कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर नज़रें जमा कर बैठ गया। घंटे भर बाद ही कुछ गमज़दा से लोग कब्रिस्तान में दाखिल हुए और फ़कीरे को नई कब्र का पैमाना पकड़ा गए। फ़कीरे ने उनके जाते ही खुशी से नारा लगाया, वाह भाई अकबर, तू तो मेरे लिए बड़ा खुशबख्त साबित हुआ है। पता है वो 2 दिन से मैं फारिग बैठा था। कोई मरकर आ ही नहीं रहा था सारी बस्ती से। चल आजा, शाबाश, हमें अभी घंटे भर में कब्र तैयार करनी होगी। वो लोग दोपहर की नमाज के बाद आएंगे। मैं किसी मामूल की तरह काम में जुट गया। फ़कीरा अपने काम का माहिर था। जल्द ही उसने 6 फीट गहरी कब्र खोद कर मगरिब की जानिब लहद तैयार कर ली। साथ साथ वो मुझसे मिट्टी उठवाता और कब्र की तैयारी आजमूदा नुस्खे भी बताता जा रहा था। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। मैंने दुबई की इब्तदाई अय्याम में इससे कहीं ज़्यादा सख्त मेहनत मजदूरी की थी, मगर दरमियानी हिस्से में मुशक्क़त की आदत मुझसे छूट गई थी। लेकिन मैं फ़कीरे के साथ जुटा रहा। मैं ख़ुद को इस कदर थका देना चाहता था कि जिस्म की टूटती रगों से मेरे माजी की यादों समेत मेरी जान भी कतरा कतरा बहकर निकल जाए। ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजा आ गया। मरहूम के वरसा ने रोते रोते अफसरदा और सोगवार माहौल में लाश को कब्र में उतार कर सब ने मिट्टी डालने का फरीज़ा भी सरअंजाम दे दिया। फ़कीरा इस तमाम अरसे में एक जानिब ला ताल्लुक़ सा बैठा बीड़ियाँ फूँकता रहा, मगर ये रात वाली ख़ास बीड़ी नहीं थी। मैं भी इसके करीब जाकर बैठ गया। फ़कीरे ने मुझे कहुनी मारी, अभी देखना, कुछ ही देर में इन रोने धोने वालों में से सिगरेट पीने वाले धीरे धीरे एक जानिब सरकना शुरू हो जाएंगे और एक दो की टोलियों में खड़े होकर सिगरेट बीड़ी फूकेंगे और अपने कारोबार की बातें शुरू कर देंगे। और फिर कुछ देर में वाकई ऐसा ही हुआ। मैंने हैरत से फ़कीरे की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। बरसों से देख रहा हूँ ये ड्रामा। सिगरेट ऐसी बला है जो मौत भी भुला देती है। और तुझे अब क्या बताऊँ अकबरे, मैंने तो यहाँ जनाजे पर भी नशे में धुत लोगों को आते देखा है। कमबख्त कहीं पी रहे होते हैं कि किसी अपने की मौत का पैगाम आ जाता है। भागे दौड़े कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं आखिरी मुँह दिखाई के लिए, मगर कदम ज़मीन पर ठीक से पड़ते भी नहीं उनके। मैंने फ़कीरे की हाथ में पकड़ी बीड़ी गौर से देखी। तुम भी तो सारा दिन ये धुआं अंदर अंदर उंडेलते रहते हो। मैंने सुना है इससे कैंसर हो जाता है। फ़कीरे ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया। तू भी इन जाहिलों की बातों पर यकीन करता है अकबर? मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। 15 साल की उम्र में मैंने पहला कश लगाया था। यकीन कर, आज तक कभी ज़ुकाम भी नहीं हुआ मुझे, जबकि मैंने इसी कब्रिस्तान में अपने हाथों से ऐसे 30-35 साल के जवान मुर्दे भी दफनाए हैं जिन्होंने उम्र भर तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाया था और उनके साथ आने वाले इस बात पर हैरान थे कि ना तो सिगरेट पीता था ना शराब। फिर अचानक ही कैसे गुजर गया? अब बोल, क्या बोलता है? तेरे हिसाब से तो मुझे कब का कैंसर से मर जाना चाहिए था। मैं लाजवाब हो गया। तो फिर ये हर सिगरेट और बीड़ी के पत्ते पर मौत का डरावा क्यों लिख दिया जाता है? फ़कीरे ने दबा दबा सा कहकहा लगाया ताकि इसकी आवाज़ कब्र पर मिट्टी डालते वर्षा तक ना पहुँचे। मुझे तो ये भी कुछ बड़ों की दुकानदारी लगती है अकबरे। ये क्या बात हुई भला? जहर है तो फिर बेचते क्यों है खुले बाजार में? बंद कर दे इसकी फ़रोख्त। मरहूम के वर्षा धुआं से फारिग होकर धीरे धीरे पलट रहे थे। कब्र पर इतर, केवड़े और गुलाब की पत्तियों का छिड़काव कर दिया गया था। फ़कीरे ने जाते हुए लोगों को
देखा, अब कुछ दिन तक इस कब्र के ऊपर बड़ी रौनक रहेगी। रोज़ाना कुछ लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे वीरानी छा जाएगी। सब अपनी अपनी दुनियादारी में उलझकर यहाँ सोए शख्स को भूल जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है अकबरे। शाम ढलने से कुछ देर कबल फ़कीरा बाजार से लौटा तो उसके हाथ में खाने पीने का सामान था और ताज़ा बीड़ी के कुछ बंडल भी थे। उसने कुछ रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। ये तेरी मजदूरी है, मजदूरी का हिस्सा है। आधे पैसों का मैं सामान ले आया हूँ। मैंने वो रुपए दोबारा उसकी हथेली पर रख दिए। ये तुम ही रखो, अब मुझे इन सब की क्या ज़रूरत। फ़कीरे ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर ज़ोर से हंस पड़ा। तो भी पूरा मलंग है। चल ठीक है, मेरे पास ही जमा रहने दे। रात ढली तो बाहर कब्रिस्तान में कुछ फासले पर अजीब सी जंतर मंतर पढ़ने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबराकर उठ बैठा। फ़कीरा झोपड़ी के बाहर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। ये आवाज़ें कैसी है फ़कीरा? फ़कीरे ने हस्ब आदत बिला वजह कहा लगाया। कोई आमिल किसी जनानी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मंतर पढ़ रहा है। मैंने दूर अंधेरे में देखा तो वाकई कोई जाली पीर नुमा शख्स चोगा पहने 2-3 औरतों समेत एक कब्र के गिर्द बैठा आग जलाए कुछ बड़बड़ा रहा था। ये सब क्या है फ़कीरे? ये औरत अपने शौहर के जुल्म से परेशान है और अपनी सौतन को इसी कब्रिस्तान में पहुंचाना चाहती है। लिहाजा उसने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर इस आमिल को काले अमल के लिए रकम दी है। ये बेवकूफ़ औरतें घर से छुपकर यहाँ आई है और ये ड्रामेबाजी हो रही है और ये लोग रात भर यहाँ पर बैठकर सुबह तक वापस जाएंगी और इस ढोंगी को बड़ी अच्छी रकम पकड़ा कर वापस चल देंगी। मैंने हैरत से फ़कीरे को देखा। मगर तुम अपने कब्रिस्तान में ड्रामेबाजी क्यों होने दे रहे हो? ओए कबीरे, तू वाकई बड़ा भोला है झल्ले। ये आमिल मुझसे पहले ही सौदा कर चुका है। आधे पैसे मेरी जेब में आएंगे। कभी कभी तो इन झूठे आमिलों के कहने पर मैं खुद ही किसी पुरानी कब्र में लेट जाता हूँ और इनके अमल के बीच में मुँह से डरावनी आवाज़ें निकालता हूँ ताकि बाहर बैठे लोग अपने पीर साहब की करामत का यकीन कर ले। याद रख अकबर, कब्रिस्तान में जो भी धंधा होता है उसका आधा हिस्सा कब्रिस्तान के रखवाले और गुरकन को जाता है। मैंने हैरत से मुंह खोले फ़कीरे की बातें सुनता रहा। मैं तो जीते जागते इंसानों की दुनिया के फंदों और मकरू फरेब की जाल को रो रहा था। मुझे क्या पता था कि यहाँ मुर्दों की बस्ती के बखेड़े जिंदों से भी निराले हैं। उस रात फ़कीरे ने मुझे ये भी बताया कि पुरानी और खाली कब्रें बाकायदा नशेबाज और जुआरियों को किराए पर भी दी जाती है ताकि वो रात भर अपना शुगल इत्मीनान से जारी रख सके। इलाका हवालदार भी हिस्सा मिलने के बाद यहाँ का रुख नहीं करता। जाली आमिल और पीर अपने नए ग्राहकों पर असर और रौब डालने के लिए पहली मुलाकात ही में उन्हें अपने डेरे से सीधा फ़कीरे के कब्रिस्तान भेज देते हैं कि जाकर फला कब्रिस्तान के फला कब्र के सिरहाने खुदाई करो। तुम्हारे खिलाफ दबाया गया तावीज़ या सिफली अमल वहीं मिलेगा। ज़रूरतमंद बेचारा भागा भागा कब्रिस्तान आता है जहाँ फ़कीरा पहले ही से किसी काली मुर्गी का सर, सड़े हुए अंडे या किसी बकरी की सीरी दबा चुका होता है। साहिल अपने आमिल की करामत का भरपूर नज़ारा देखकर अपनी उम्र भर की पूंजी आमिल पर लुटा देता है और फ़कीरे का हिस्सा उसे मिल जाता है। मैं दिन भर बैठा हैरत से फ़कीरे की बातें सुनता रहा। हर जहाँ दिगर का मतलब मुझे अब समझ आ रहा था। मेरा दिन तो इन सब रोज़मर्रा की मसरूफियात में गुजर जाता था और मैं ख़ुद को शदीद थकाने के लिए फ़कीरे के हिस्से का काम भी खुद करने लगा था। मगर रात काटे नहीं कटती थी। अचानक ही किसी पहर वो मेरी आंखों के दरीचे खोलकर मेरे दिल के आंगन में आकर बैठ जाती। मैं लाख खुद को छुपाता, अपनी आंखें मींच लेता, मगर वो मुझसे हम कलाम रहती, मुझे अपने शब रोज़ बताती। मेरी करखत उंगलियां कदाल और बेलचा चलाने से खुरदुरे छालों भरे हाथ अपनी आंखों से लगाती और मुझसे शिकवा करती कि मैं उसे तन्हा छोड़कर कहाँ चला गया हूँ। फिर मैं घबरा कर उठ बैठता और झोपड़ी से बाहर निकलकर सारी रात तारे गिनता रहता। इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आगे क्या होगा, परीज़ाद इस कब्रिस्तान में कितने दिन काटेगा, क्या वो दोबारा अपनी महबूबा के पास जाएगा, क्या वो कभी अपनी मोहब्बत को कबूल करेगा, क्या उसकी मोहब्बत उसे मिलेगी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए ठीक है।